Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 3 मार्च 2026 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये लिखना है, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 76,000 से ज़्यादा इसमें मेंबर्स जुड़ चुके हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं इसमें शेयर करता हूँ। मॉर्निंग का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। मॉर्निंग में 6 AM पर डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से एक सेशन पिछले 2 दिनों से लगातार अपलोड हो रहा है। यहाँ पर उसका पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाया गया है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट वगैरह मैं आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो इस ग्रुप को जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये होने वाला है। और जितने भी लोग इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर करें जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे एक अमेजिंग सा न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है दुरंद लाइन को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, आज इसके बारे में डिस्कशन होगा तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और देखते हैं आज हमारे डिस्कशन में, आज हमारे न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमने विस्तार से डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपके सामने पहला टॉपिक है हमारे न्यूज़पेपर में, पेज नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा कि इंडिया और कनाडा के बीच में यूरेनियम को लेकर एक पर्टिकुलर डील हुई है। यही चीज़ हम लोगों ने अपने एग्जैक्टली थंबनेल के अंदर में मेंशन कर रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद दुरंत लाइन के बारे में आज आप देख पाओगे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है कि अभी दुरंत लाइन के आसपास एक बहुत बड़ा रैप्चर चल रहा है। लगातार बहुत सारे डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये दुरंत लाइन ही इन दो देशों के बीच में आती है, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फोटोज़ वगैरह भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपके पास एक और आर्टिकल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी सऊदी प्रिंस से बातचीत करते हैं, उसके अलावा जॉर्डन के किंग हैं, बहरीन के किंग्स हैं, इन सब के साथ में बातचीत करते हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो अभी के समय पर इजराइल, यूएसए, ईरान के बीच में चल रहा है, उसकी सारी अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में दोस्तों एक पर्टिकुलर मीटिंग चर्चाओं में है जिसको हम लोग कहते हैं CCS मीटिंग। तो हम डिस्कस करेंगे ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है और इससे रिलेटेड तमाम बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कैबिनेट कमिटीज के बारे में डिस्कशन होगा जैसे मैंने आपको बताया। फिर हमारे आर्टिकल में एक ऑपरेशन चर्चाओं में है जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। इसका वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना है वो डिस्कस किया जाएगा। फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहां पे बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज के समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस को देख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया है इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो बहुत जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी हियरिंग होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर। क्या अपडेट आएगा, कौन सा राइट यहाँ पर चर्चाओं में रहेगा, वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर आप देख पाओगे एक आर्टिकल है स्पेशली बिजनेस पेज पर जो टी एक्सपोर्ट है, क्योंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है तो इस दौरान भारत बहुत सारी जो चाय की पत्ती एक्सपोर्ट करता है वेस्टर्न कंट्रीज को, जिसमें इराक है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। कुछ स्पेसिफिक डेटा दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो टी एक्सपोर्ट है दोस्तों ये बुरी तरह से हिट हो रहा है और आने वाले समय पर हमारे लिए और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थमते हैं तो। फिर हम टी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बात करेंगे, ये आपके सामने कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये पूरा न्यूज़पेपर सेशन जब जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब पूरे सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो आज का पहला टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात हो रही है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में। दोनों देशों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है इंक। और ये जो अग्रीमेंट है ये यूरेनियम को लेकर किया गया है, क्योंकि कनाडा एक ऐसा देश है जिसके पास में दुनिया में बहुत सारा यूरेनियम का भंडार प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग यूरेनियम के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, तो कजाकिस्तान दुनिया का दोस्तों नंबर 1 कंट्री है जिसके पास में ढेर सारा यूरेनियम है। कजाकिस्तान के बाद में जो सेकंड कंट्री अगर कोई है जिसके पास में ढेर सारा यूरेनियम है तो वो है कनाडा। तो इंडिया को बहुत सारे यूरेनियम की ज़रूरत है अगर हमें अपने एनर्जी प्रोग्राम्स को आगे फर्दर चलाना है, तो इसके लिए कनाडा हमारे लिए एक कह सकते हैं बेस्ट ऑप्शन है।
तो पीएम मोदी आज के समय पर आप देख पाओगे कैनेडियन काउंटर पार्ट यानी कैनेडियन आपको मंत्री देखने को मिलेंगे मार्क कार्ने, इनके साथ में डिस्कशन करते हैं। कल के यहाँ पर ये सारे के सारे डिस्कशंस हैं और ये तो अग्रीमेंट यूरेनियम को लेकर साइन हुआ। उसके अलावा छोटे छोटे और भी ढेर सारे अग्रीमेंट साइन हुए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों एक और चीज़ इसमें मेंशन की जा रही है और वो चीज़ क्या है? वो ये है कि अभी जैसे हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, सेपा भी एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। वैसे ही दोस्तों भारत और कनाडा ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये दोनों मिलकर भी बहुत जल्दी सेपा नाम का जो अग्रीमेंट है वो साइन करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि इसी साल यानी कि साल 2026 में ही 26 के अंत तक भारत कनाडा के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो जाए। समझ गए? तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट फैक्टर है। उसके अलावा कनाडा एक बात यहाँ पर और कहता है, वो क्या कहता है? कनाडा डिसाइड कर रहा है कि मतलब सोच विचार चल रहा है। अब ये सोच विचार दोस्तों किस चीज़ को लेकर चल रहा है, ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कनाडा कह रहा है कि हम ये भी डिसाइड करेंगे कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसको भारत लीड करता है, तो कैसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं या ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी कनाडा बहुत जल्दी एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में बोला गया है। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक तथ्य है, बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए ज़रूर से। और जब मैं बात करता हूं इन बेसिक फैक्ट्स की तो सबसे नंबर 1 फैक्ट इसमें क्या आता है, वो है टॉप 10 ग्लोबल यूरेनियम प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो इसमें जो नंबर 1 प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाता है दुनिया का, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद में सेकंड कंट्री आपको कनाडा देखने को मिलेगा। भारत में यूरेनियम मिलता तो है लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन में हम बहुत ही ज़्यादा नीचे आते हैं। इतना बड़े मात्रा में, इतना भारी लेवल पर यह यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता। लेकिन कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद उज्बेकिस्तान, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड जो मेन यूरेनियम के प्रोड्यूसर्स हैं। याद रखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यूरेनियम का कौन है, तो वो है कजाकिस्तान। ओके, चलिए अब देखो, ये तो हमने डिस्कस किया अपना करंट अफेयर जो न्यूज़ आर्टिकल में चर्चाओं में है। अब इससे संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि इतने यूरेनियम की भारत को ज़रूरत क्या है, भारत के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जहां पर यूरेनियम का एक बहुत बड़ा यूज़ है, तो वो आपको समझना होगा। अब उसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपने इस पर्टिकुलर डील को स्टडी करेंगे डिटेल से कि आखिरकार जो हम कनाडा यूरेनियम के डील के बारे में, इस पर्टिकुलर डील के बारे में बात कर रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, आखिरकार इस डील का मेन बैकग्राउंड क्या है। तो दोनों कंट्रीज ने मिलकर अभी जो एग्रीमेंट साइन किया है, $2.6 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ये भारत विजिट करते हैं, इसी दौरान ये एग्रीमेंट साइन होता है। ये एग्रीमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी एक मजबूती चाहता है और इंडिया ने, आपको पता होगा, रिसेंटली शांति बिल को, शांति एक्ट को यहां पर पास किया है। शांति एक्ट जो बेसिक तौर पे बाहर की प्राइवेट कंपनीज को इजाज़त देता है कि वो भारत के अंदर अपने न्यूक्लियर सेक्टर, मतलब भारत के अंदर न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंडिया ने हाल ही में न्यूक्लियर सेक्टर का जो पूरा एरिया है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ओपन किया है। तो यूरेनियम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और कनाडा के पास में ढेर सारा यूरेनियम है जिसको लेकर हम भारत में बहुत बड़े मात्रा में डील कर सकते हैं। तो ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में डील हुआ है, एग्जैक्टली इसके मेन एग्जैक्ट फीचर्स क्या हैं, आइए ज़रा फटाफट इन फीचर्स को जान लेते हैं। इसकी वैल्यू वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि कनाडा डायरेक्टली भारत को यूरेनियम की सप्लाई करने वाला है अंडर दिस पर्टिकुलर डील। इसमें कनाडा की जो कंपनी है स्पेशली कैमको, ये दुनिया की लार्जेस्ट पब्लिक यूरेनियम को ट्रेड करने वाली कंपनी में आता है। तो इसी के थ्रू यहाँ पर ये बहुत सारा यूरेनियम भारत में आएगा। And now the most important fact for your prelims examination is Canada is the second largest producer of uranium in the world। ये याद रखिएगा कि कनाडा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम को पूरे दुनिया में प्रोड्यूस करता है। आगे डिस्कस करते हैं। अब भारत को इतने सारे यूरेनियम की क्या ज़रूरत हो गई, इंडिया का एक पर्टिकुलर यूरेनियम सिचुएशन क्या है, आइए ज़रा फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत काम का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया को आज हर साल कितने यूरेनियम की ज़रूरत है। हम कनाडा से यूरेनियम परचेस कर रहे हैं, आखिरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो परचेस कर रहे होंगे ना। तो एक डेटा कहता है कि आज हर साल इंडिया को लगभग 1800 टन के हिसाब से यूरेनियम की ज़रूरत है और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है एनुअली वो 600 टन हो रहा है। आप इमेजिन कर रहे हैं, जो हम अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 600 टन यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, लेकिन हमारी ज़रूरत कितनी है, 1800 टन की। तो हमें फिर यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत यूरेनियम इंपोर्ट करता है, समझ रहे हैं ना। तो जब इंडिया इंपोर्ट करता है तो उसमें हम लोग अभी कनाडा से एक ऑप्शन को देख रहे हैं। कनाडा से हालांकि हम लोग यूरेनियम पहले भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी डील साइन कर रहे हैं कि बहुत बड़े मात्रा में यूरेनियम परचेज करेंगे। फिर कजाकिस्तान के साथ में भी दोस्तों, कजाकिस्तान से भी भारत यूरेनियम को इंपोर्ट करता है।
क्योंकि ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज वो हैं जो दुनिया में बहुत सारे यूरेनियम को होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है। और अब जब इंडिया के रिजर्व्स की बात आती है, क्या भारत के पास में कुछ भी नहीं है यूरेनियम के मामले में? तो ऐसा नहीं है दोस्त। ये दो तीन बेसिक फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि इंडिया के पास में 76,000 टन यूरेनियम के रिजर्व्स हमको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो यूरेनियम के रिजर्व्स हैं, ये भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर को फॉर 30 ईयर्स सपोर्ट कर सकता है, 10,000 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर सेक्टर को। हालांकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें, लंबे समय के लिए देखें, तो भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा कम है, तो इनसफिशिएंट है। इसलिए हम लोग आज यूरेनियम को लेकर अलग अलग कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके साथ में डील कर रहे हैं। तो आई होप आप ये तो समझ गए होंगे कि ये जो पर्टिकुलर डील है, ये हमारे लिए आज के समय पर मैटर क्यों करता है। क्योंकि इंडिया ने अपने बहुत सारे टारगेट्स या फिर कह सकते हैं बहुत सारे वादे दुनिया के सामने प्रेजेंट भी करे हैं। जैसे नंबर 1 टारगेट है कि भारत का मेन पर्पस है 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी भारत के पास में होना चाहिए। कितनी? 100 वाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी, इतनी क्षमता हमारे पास में होनी चाहिए। लेकिन आज कितनी कैपेसिटी है? 8.78 गीगावाट तक की न्यूक्लियर कैपेसिटी तक हम पहुंच पाए हैं। तो अभी बहुत कम करना बाकी है, और इसमें यूरेनियम की जो सप्लाई है ये हमारे टारगेट को जल्दी अचीव करने में मदद करेगी। क्योंकि यूरेनियम का जब इस्तेमाल होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिससे बिजली का उत्पादन होगा, तो वो एक क्लीन फॉर्म रहने वाला है दोस्तों। उसमें कोई ज़्यादा प्रदूषण होता नहीं है। थोड़ा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह होता है जो मैनेजेबल है अगर अच्छे से मैनेज कर लिया जाए तो। ठीक है। फिर जब एनर्जी सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में इस्तेमाल करके बिजली बनाने के लिए उपयोगी है। और इंडिया तीसरा लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन चुका है वर्ल्ड में, जो एनर्जी की जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज पता है, मैंने आपको एक डेटा ये शेयर किया, इसको याद रखिएगा। हर दिन भारत को 5.5 मिलियन बैरल्स कच्चे तेल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक बैरल में कितना लीटर होता है ज़रा बताओ? मैंने आपको ये भी बता रखा है पहले। ठीक है। तो इतना कच्चा तेल जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम ये बहुत सारा कच्चा तेल, इसमें से 80% 80% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसी वजह से आज आप देख पाओगे वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हमारी निर्भरता इन कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो यही कुछ बेसिक चीजें हैं, क्योंकि यूरेनियम आएगा, भारत के न्यूक्लियर सेक्टर्स यहां पर ग्रो करेंगे, लो कार्बन एमिशंस यानी कार्बन एमिशंस कम होंगे, इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होगा। यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये पर्टिकुलर डील। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। बहुत अच्छे से सुनते चलना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट देना है। नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो टेस्ट बंद। ठीक है, अटेम्प्ट करना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे भी तो पता चले आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, तो फिर वो इनिशिएटिव को आगे वापस से कंटिन्यू किया जाएगा। नाउ अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो आपने कंटेंट देखा, हम लोगों ने न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस किया, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, वो सब एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसको आप चाहो तो प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज रीड करो, यानी एक मैगजीन टाइप में डेली बेसिस पे मिलता है ये। और इसके लिए आपको यहाँ पर एक आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे पीडीएफ आपको एक पेड ग्रुप में मिलते हैं। उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्लीज आप लोग प्रेस कर सकते हैं। क्या हम लोग टारगेट 4000 लाइक्स का नहीं रख सकते? आप 4000 लाइक्स तक इस वीडियो पे पहुंचा नहीं सकते? कर सकते हैं, तो प्लीज यहां पर इसको सपोर्ट कीजिए, ये जरूरी होता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम साथ में फिर इससे ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यहां पे हम लोग दुरंत लाइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मामला क्या है, दुरंत लाइन के आसपास आज के समय पर दोस्तों ढेर सारा बवाल हो रहा है। याद रखिएगा, ये जो दुरंत लाइन है ये दो कंट्रीज़ के बीच में हमको देखने को मिलती है। वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और रिसेंटली आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा जो वॉर है वो छिड़ा है ना। अफगानिस्तान ने इधर से रिटेलिएशन में अटैक किया, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन लिल हक, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार रीज़न क्या है? दुरंत लाइन पर यहाँ पर ये कंट्रीज़ भिड़ क्यों रही हैं आपस में? और ये जो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हैं, आर्टिकल में यही मेंशन किया गया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स लगातार एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। रीज़न क्या है वो सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दुरंत लाइन के बारे में कुछ बेसिक तथ्य, बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए।
ठीक है, ये आपके सामने दुरंत लाइन को लेकर एक छोटा सा पर्टिकुलर फोटो है, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं, इसमें हर एक माइक्रो डिटेल्स मेंशन करी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये हो गया हमारा अफगानिस्तान, इधर यहाँ पर पाकिस्तान और इधर इंडिया। इनके बीच में ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर है दोस्तों, इसी को दुरंत लाइन का नाम दिया गया है ना। लेकिन दुरंत लाइन में एक बहुत बड़ा इशू यह है कि दुरंत लाइन के आसपास के जो ये मेजर रीजन्स हैं, यहाँ सभी जगह पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, पश्तून कम्युनिटी। अब इस वजह से ये दुरंत लाइन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अफगानिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इस दुरंत लाइन को। अभी मैं इसके बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जब आए हैं तो हाथों हाथ दो चार फैक्ट पढ़ लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के बेसिस पर भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। जैसे सबसे पहला, दुरंत लाइन लगभग 2640 किलोमीटर की एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है और ये बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का है, जिसको दुरंत लाइन नाम दिया गया है। इस लाइन को 1893 के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था, वो भी एक अग्रीमेंट के माध्यम से। एक तरफ अग्रीमेंट किया था ब्रिटिशर्स ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, है ना। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत के अंदर में, तो उस समय पर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे सर हेनरी मॉर्टिमर दुरंत, इनका नाम है दुरंत, इन्हीं के नाम पे ही दुरंत लाइन रखा गया था। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एमिर, अफगानिस्तान के जो एमिर हैं उनका नाम है आमिर अब्दुल रहमान खान। इनके बीच में यहाँ पर ये अग्रीमेंट होता है, जिसके बाद ये जो दुरंत लाइन है इसको एस्टेब्लिश की जाती है कि ये एक पर्टिकुलर बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करेगा। ठीक है, ये दुरंत लाइन के बारे में एक दो बेसिक फैक्ट्स हो गए। आगे आते हैं, अब हम यहाँ पर समझेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और हमारे आर्टिकल के अंदर में जो करंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हर एक प्रकार की डिटेल है, इसको भी बहुत विस्तार से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आई होप ये बात तो आप समझ गए कि सिचुएशन यह है कि लगातार पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, इनके बीच में क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। इससे पहले जो टेंशन थी वो टेंशन केवल और केवल यहाँ पर कुछ ही रीजन्स तक हुआ करती थी, लेकिन अब ये टेंशन्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक फुल स्केल वॉर की तरफ यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक दूसरे के आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिविलियंस की यहाँ पर जान जा रही है दोनों कंट्रीज के अंदर में। ठीक है, तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है दोस्तों दुरंत लाइन को लेकर। तो आइए फटाफट दुरंत लाइन के बारे में समझते हैं बेसिक फैक्ट, जो हम लोगों ने ऑलरेडी दो चार बातें कवर कर ली हैं, एक दो बातें और कवर कर लेते हैं। ये आपको पता चल चुका है, दुरंत लाइन 2640 किलोमीटर का एक पर्टिकुलर बॉर्डर है। यह बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमको देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान ने हिस्टोरिकली, जैसे मैंने बोला है, इन्होंने रिकग्नाइज करने से मना कर दिया है कि भाई ये बॉर्डर को हम रिकग्नाइज नहीं करने वाले, क्योंकि इस बॉर्डर के बीचों बीच में, यानी कि मान लो नीचे पाकिस्तान है, ठीक है, नीचे पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, इस बॉर्डर के दोनों ही साइड पर एक कम्युनिटी रहती है, वो है पश्तून ट्राइबल एरियाज। तो ये बॉर्डर दोनों रीजन को कट करता है, तो इसलिए ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है। अफगानिस्तान की साइड से मेंशन किया जाता है कि देखो ये पूरी की पूरी दुरंत लाइन ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ये सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। और अभी रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब युद्ध छिड़ा तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग जो कह सकते हैं कि जगह हैं, उनकी चर्चाएं हुई हैं। तो उन चर्चाओं में थोड़े बहुत जगह के नाम याद रखना। दुरंत लाइन तो आप याद रखोगे क्योंकि हमने पढ़ा है और भी पढ़ते रहते हैं वैसे लगातार। दुरंत लाइन के अलावा जो आप याद रख सकते हैं वो है तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग। ये तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग ईस्ट अफगानिस्तान में है। फिर कांदाहार, ये आपको पता है तालिबान का एक मेजर पॉइंट है वो। फिर है पक्शिया प्रोविंस, जहाँ पर अभी रिसेंटली क्लैश हुए थे, लगातार क्लैश होते रहते हैं, जहाँ पर ये अफगानिस्तान पाकिस्तान आपस में भिड़ते रहते हैं। फिर बात आती है काबुल की। काबुल आपको पता है अफगानिस्तान की कैपिटल है। ये कुछ रीजन्स हैं जो रिसेंटली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के मेन फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये जो विवाद हुआ है दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर में, उसके पीछे के कारण क्या है, मेन रीजंस क्या है। मेन रीजन है दोस्तों क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यहाँ पर एक ग्रुप आता है जिसका नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। अब ये तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान के मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल अगेंस्ट में है। ये पाकिस्तान जो है कई बार अफगानिस्तान तालिबान को एक्यूज करता है, यानी पाकिस्तान का कहना यह है कि देखो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान की सरकार को हटाना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है ऑलरेडी इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल तौर पे पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय पर इल्ज़ाम लगाए कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े इस ग्रुप को सपोर्ट करता है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान ने इस तहरीक ए तालिबान को क्या किया है, सेफ हेवन्स प्रोवाइड करवाए, सेफ जगह इनको दी गई है, ट्रेनिंग बेसिस दिए गए हैं और इन सबको सपोर्ट करता है अफगानिस्तान।
और फिर उसके बाद ये जो तहरीक तालिबान है पाकिस्तान का, मतलब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये अफगानिस्तान में पनप रहा है और जाकर फिर पाकिस्तान में अटैक करता है। तो पाकिस्तान ने बोला इसलिए हम यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान किसी भी प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे। ये तालिबान अलग है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, याद रखिएगा। फिर दूसरा जो रीज़न बना जिसके वजह से इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, वो था बॉर्डर फेंसिंग इशू। पाकिस्तान यहाँ पर लगातार एक फेंसिंग कर रहा था, एक बॉर्डर बना रहा था अलोंग द दुरंद लाइन। दुरंद लाइन के आसपास यहाँ पर पाकिस्तान एक बॉर्डर बना रहा था। तालिबान ने भाई मना कर दिया कि ये बॉर्डर मत बनाओ, क्योंकि ये बॉर्डर अभी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि पश्तून ट्राइबल एरियाज है जो दोनों साइड पर हैं। जब इन्होंने मना किया, पाकिस्तान ने बोला नहीं हम बनाएंगे। इससे यहाँ पर लगातार फायरिंग इंसिडेंट हुए, आपस में बॉर्डर पर गोलियां चली और उसके बाद में दोनों के आर्मी के बीच में क्लैश हो गया। समझ गए। फिर जिसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम है ऑपरेशन गजब लिल हक। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन गजब लिल हक क्या है। पाकिस्तान के थ्रू लॉन्च किया गया एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसमें इनका टारगेट था कि अफगानिस्तान के कॉम्पिटेंट्स को खत्म कर दिया जाए, अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया जाए, अफगानिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जाए। यह टारगेट था पाकिस्तान का। हालांकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोस्तों, इसके बाद में आप देख पाओगे लगातार जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बढ़ता रहा। तालिबान के ऊपर में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान अभी के समय पर बहुत ही ज़्यादा अलग है, आइसोलेट हो सकता है। वो सब बातें बोली गई हैं जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, इस छोटे से वॉर का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। वो इंपैक्ट क्या है कि पाकिस्तान ऑलरेडी दोस्तों अपने देश के अंदर में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को फेस कर रहा है, यानी आर्थिक तंगी ऑलरेडी वहां पर है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, मिलिटेंसी इंक्रीज हो रही है, तो उनके खर्चे वगैरह बढ़ सकते हैं। वॉर जितनी बढ़ेंगी उतने खर्चे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा, फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, पैसे दे दो। तो ये बेसिक तौर पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के ऊपर में इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसके बारे में ये डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं याद रखना, दुरंद लाइन को लेकर वो 2 से 4 फैक्ट्स आपको बताए हैं, बस खाली उतना याद रखना है। ठीक है, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ना अगला आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। आपने देखा कि रिसेंटली किस तरीके से वेस्ट एशिया के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के छिड़ने के साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, आपको पता है कि भाई ईरान पे हमला हुआ, खमनेई को मार दिया गया, तो ईरान ने बदले में यूएसए के जितने भी एयर बेसिस हैं वेस्ट एशिया के अंदर में उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। तो आप देख पाओगे ईरान ने रिसेंटली अटैक किया है, सऊदी अरेबिया पे मिसाइल बरसाई हैं, कतर में मिसाइल बरसाई है, दुबई पे भी मिसाइल गिरी हैं। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सब रीजन क्यों चुने गए, ये सब रीजन इसलिए चुने गए, ईरान ने अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर अटैक इसलिए किया है, उसके पीछे का कारण है क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएसए के मिलिट्री बेसिस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यूएई में जो बेस है यूएसए का वो है अल दाफरा एयरबेस, कतर में है अल उदैद एयरबेस, फिर सऊदी अरेबिया में है यूएसए का 5वां फ्लीट बेस, ये 5वां फ्लीट बेस बहरीन में है, उसके अलावा आप देख पाओगे कुवैत के अंदर में अली अल सलम एयरबेस हमको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिस है। इजराइल का बेस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से ईरान ने इस पूरे रीजन को टारगेट किया, लगातार चारों तरफ मिसाइल्स यहां पर बरसाई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने ऐसे तमाम ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। जिसके बाद वेस्ट एशिया के अंदर में एक इनस्टेबिलिटी सी छा चुकी है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, स्टॉक मार्केट्स आप देख पाओगे लगातार क्रैश कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल वेस्ट एशिया के अंदर में सऊदी प्रिंस, जॉर्डन किंग और बहरीन के किंग सबसे बातचीत करते हैं, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। इस बातचीत के दौरान यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी एक चिंता व्यक्त करते हैं, जो भी सिचुएशन जिस तरीके से भयानक तौर पे इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त की गई। और उन्होंने फिर बताया कि हाँ, मेरी जो कन्वर्सेशन है, मेरी बातचीत जो है वो अभी हुई है इन सभी कंट्रीज के लीडर्स से। और इसी सिचुएशन को देखते हुए वेस्ट एशिया में जितना गंभीर दृश्य निकल कर आ रहा है, उन्हीं सब दृश्यों को देखते हुए दोस्तों आज के समय पर भारत में सीसीएस की मीटिंग बैठ चुकी है। जब ये पूरा दृश्य हुआ, ये जब पूरा इवेंट हुआ, इसके बाद संडे में देर शाम को प्राइम मिनिस्टर जो है एक मीटिंग को चेयर करते हैं। उस मीटिंग को बोलते हैं सीसीएस मीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा किस तरीके से इस पर्टिकुलर मीटिंग की हम बात कर रहे थे, है ना। तो इसको बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेटी होती है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। ऐसी आपको टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज देखने को मिलती हैं। 8 की 8 कैबिनेट कमिटीज के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर मीटिंग बैठाई गई है, ये केवल किस लिए है, ताकि हमारा जो देश है वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले सके वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी को लेकर, हमें क्या करना है, हमारे पे क्या इंप्लीकेशन है, उन सब चीज़ों को रिव्यू किया जा सके।
कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर ये सीसीएस मीटिंग को बैठाया गया था। आई होप आपको यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। आगे आते हैं अब। तो दोस्तों इस आर्टिकल में से ना एग्जामिनेशन के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी नहीं, आपको केवल इकलौती जो चीज़ इंपॉर्टेंट मिलेगी वो है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर। डिस्कस करते हैं एक एक कर। सबसे पहले कैबिनेट कमिटी जो भारत की बनाई गई हैं ये अलग अलग प्रकार की कमिटीज़ हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो कैबिनेट कमेटी है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ध्यान में रखिएगा जब हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कैबिनेट कमेटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों होती हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब है कि इनके बारे में संविधान में चर्चा नहीं की गई है। एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी चर्चाओं में था, ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन किया ही नहीं गया है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैब कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर बनाई गई है। दो प्रकार की कमिटीज़ होती हैं दोस्तों हमारे पास में, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। ये बात याद रखिएगा। अब इनमें फ़र्क क्या है? जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट होती है, जबकि एडहॉक कमेटी होती है वो टेम्पररी होती है। और ये कमिटीज़ को सेटअप करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। एडहॉक कमिटीज़ को यहाँ पर टाइम टू टाइम बनाया जाता है क्योंकि ये टेम्पररी है, तो बड़े मुद्दों को डील करने के लिए, स्पेशल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो ये एडहॉक कमेटी है इसको अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, हमारे पास में टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज़ हमको देखने को मिल जाती हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। अब 8 कैबिनेट कमिटीज़ की बात होती है तो ये सारे के सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली सभी नाम यहाँ पर मेंशन है। जैसे सबसे पहले आप लोग देख पाओगे वो है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, फिर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, देन है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो 8 कमिटीज़ हैं दोस्तों हमारे कैबिनेट की। ये 8 कमेटी में खासकर आपको कौन सी याद रखनी है? जो न्यूज़ में है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, जब इन 8 कैबिनेट कमिटीज़ की बात होती है तो इन 8 में से सभी कमिटीज़ को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, एक्सेप्ट, याद रखना, एक्सेप्ट 2 कमिटीज़ को छोड़कर। कौन सी कमिटीज़ को छोड़कर? पहली यहाँ पर जो कमेटी है जिसे हम छोड़ेंगे वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेकर जो डील करती है। ठीक है, ये वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको हटा दो। और उसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, इसको हटा दो। इन दोनों कमिटीज़ को छोड़कर बाकी इन 8 में से सारी कमिटीज़ को कौन चेयर करता है? प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से स्टेटमेंट के तौर पर पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के अंदर। और ये बात यहां पर लिख भी दी गई है कि ऑल द कमिटीज ऑफ द कैबिनेट एक्सेप्ट दैट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड अकोमोडेशन आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इन 8 कमिटीज की जब हम लोगों ने बात की है तो इसमें से एक कमेटी आती है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कमेटी। और ये पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कमेटी सबसे पावरफुल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जितने भी भारत के इंटरनल मैटर्स हैं या जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है उसको लेकर डिस्कशन करती है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है और मोस्ट पावरफुल। इसको कई बार कैबिनेट नहीं सुपर कैबिनेट कह दिया जाता है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ 8 कैबिनेट में से किस कमेटी को हम कंसीडर करते हैं एज अ सुपर कैबिनेट? तो वो है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। ठीक है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो रहा है, समझ गए? जो आप बुक्स के थ्रू पढ़ोगे तो ये करंट अफेयर, स्टैटिक सब आपस में लिंक है, इसलिए सेशन के अंदर में कंटेंट ज़्यादा है तो आप समझ जाना कि आपकी साइड बाय साइड बुक्स की प्रिपरेशन भी हो रही है। चलिए अगला आर्टिकल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन वॉरशिप ऑन स्टैंड बाय फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि वेस्ट एशिया में जैसे जैसे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा है, और आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के समय पर देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है? ये पर्टिकुलर रीजन। स्ट्रेट क्या होता है? एक छोटा सा रास्ता जो 2 बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो। तो यहां पर ऊपर आपको नजर आएगा पर्शियन गल्फ, नीचे है गल्फ ऑफ ओमान, फिर है अरेबियन सी, फिर है इंडियन ओशन, फिर आगे जाओगे तो मिल जाएगा पैसिफिक ओशन। समझ रहे हैं? तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब कुवैत, बहरीन, कतर ये सारे देश अंदर की साइड हैं और ये कंट्री सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भी प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो व्यापार होता है, बहुत सारा तेल यहाँ से बाहर आता है जो इधर से आप कह सकते हैं दुनिया के ईस्टर्न साइड में जाता है और इधर नीचे से आप देख पाओगे वेस्टर्न साइड में जाता है। समझ रहे हैं?
तो अभी क्या है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर दिया जाए तो इससे प्रॉब्लम यह होगी, दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के समय पर डर यहाँ पर बढ़ चुका है। उसके अलावा इन कंट्रीज़ पे मिसाइल गिर रही हैं ईरान की साइड से, ये आपने देखा यूएई में बरसीम मिसाइल, उसके अलावा कतर, बहरीन, इनमें भी यहाँ पर जो मिसाइल्स है वो गिराई गई हैं, है ना, ये आप सबको पता है। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। और इसी दौरान यहाँ पर इंडिया ने एक ऑपरेशन के थ्रू 2019 से ही अपने दो इंपॉर्टेंट जहाज यहाँ पर तैनात कर रखे हैं। एक हमारा आईएनएस फ्रीगेट है और एक है डिस्ट्रॉयर, यानी लड़ाकू बड़े साइज वाला जहाज और छोटे साइज वाला जहाज दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ गए? तो अभी जो चर्चाओं में है वो है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए करंट समय पर बहरीन के पास में प्रेजेंट है। बहरीन के साथ में अभी करंट समय पर ये जो एंगेजमेंट है वो करता है, बातचीत करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत अभी इस पूरे वेस्ट एशिया की सिचुएशन को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा है। और हमारा जो ऑपरेशन संकल्प हम लोगों ने शुरू किया था 2019 में, ऑपरेशन संकल्प के तहत ही दोस्तों हम लोगों ने अपने जहाज को इस पूरे रीजन में रखा था, इसमें डिप्लॉय किया था। कारण यह था कि भाई कोई आपदा हो तो ह्यूमन असिस्टेंस एक प्रोग्राम चलाया जा सके, लोगों को सपोर्ट करने के लिए डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाए जा सके। उसके अलावा जो हमारा मेन टारगेट था कि भाई यहाँ पर नीचे से देखोगे ना, सोमालिया वगैरह से जो समुद्री लुटेरे होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, ये जहाज़ों को लूटते हैं लगातार, तो इन समुद्री लुटेरों से बचाना। यानी इस ऑपरेशन का मेन पर्पज़ यही था कि कोई आपदा आए तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा इनका दूसरा जो मेन टारगेट है, दूसरा मेन टारगेट क्या है? दूसरा मेन टारगेट यहाँ पर इनका यह है कि जो भी पायरेट्स हैं, जो समुद्र को लूट रहे हैं, जहाज़ों को लूट रहे हैं, स्पेशली उस एंटी पायरेसी ऑपरेशन को चलाना है, पायरेसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाना। ये भी आप कह सकते हैं ऑपरेशन संकल्प का मेन टारगेट है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है ऑपरेशन संकल्प के बारे में। तो वैसे तो मैंने आपको ये आर्टिकल समझा दिया है, लेकिन अब इस आर्टिकल से रिलेटेड एक दो तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फटाफट यहाँ पर उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। न्यूज़ यह है कि इंडिया करंट समय पर वेस्ट एशिया के इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप हमने पहले से ही इंडियन नेवी ने अपने वॉरशिप को वहाँ पर तैनात कर रखा है। ऑपरेशन संकल्प के तहत, ऑपरेशन संकल्प 2019 का मिशन है, उसी दौरान हम लोगों ने अपने जहाज़ को वहाँ पर तैनात कर लिया था। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेशन संकल्प, प्रश्न बन सकता है। तो ऑपरेशन संकल्प यहाँ पे क्यों लॉन्च किया गया था? रीज़न यहाँ पर था गल्फ रीजन की मैरीटाइम सिक्योरिटी करना, गल्फ रीजन की सुरक्षा प्रोवाइड करवाना। और आज ऑपरेशन संकल्प के तहत जो हमारे दो जहाज़ हैं, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर, ये गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान के पास में सिचुएटेड हैं, जो बेसिक तौर में वहाँ पर एंटी पायरेसी ऑपरेशन को चलाते हैं। समुद्री लुटेरे के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाता है, क्योंकि ये समुद्री लुटेरे कई बार क्या करते हैं, जो जहाज़ चलते हैं जहाज़ों में समुद्र में, उनमें कमर्शियल शिप्स को हाईजैक करते हैं। हाईजैक मतलब उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तो उन कमर्शियल शिप्स को प्रोटेक्ट करा जाता है इन पायरेट्स के खिलाफ, और ये काम भारत कर रहा है अंडर दिस ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प का मेन पर्पस पूछा जा सकता है। और अभी के समय पर हमने आईएनएस सूरत वहाँ पर तैनात कर रखा है। आईएनएस सूरत करंट समय पर बहरीन में प्रेजेंट है, भारत का इंडियन नेवल शिप सूरत। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू फीजिबिलिटी ऑफ एन एटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सुप्रीम कोर्ट के पास में दोस्तों एक पिटीशन डाला गया है, एक याचिका जारी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पर एक टेक्निक चर्चाओं में जिसको एनएटी कहा जाता है, इसको सिंपली हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और दूसरा जो एलिसा टेस्ट है, इसके बीच का कंपैरिजन करो। इसमें कॉस्ट के साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा, यानी अफोर्डेबल भी हो और लोगों के लिए सेफ भी हो। इस चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो आइए विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्टनल डिटेल्स, बट सबसे पहले हमें इसके बेसिक फैक्ट्स को जानना होगा कि मामला क्या है, आर्टिकल 21 क्यों चर्चाओं में है। क्योंकि पेटिशनर ने पता है क्या कह दिया? जिस पेटिशनर ने याचिका दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है। वो कहता है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या है? एक नया खून चढ़ाना शरीर में। होता यह है कि आज के समय पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर बॉडी में हेमोग्लोबिन बनना बहुत कम हो जाता है। एग्जाम्पल थैलासीमिया। इस आर्टिकल में भी जो केस है दोस्तों वो थैलासीमिया का केस है, याद रखिएगा। तो थैलासीमिया की वजह से बॉडी में ब्लड कम प्रोड्यूस हुआ, हेमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस हुआ, तो अब उस व्यक्ति को खून की रिक्वायरमेंट है। अब जिससे खून लिया जा रहा है, पहले उस व्यक्ति को टेस्ट करना पड़ेगा कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, एचआईवी तो नहीं है, एड्स तो नहीं है, दूसरी और प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएंगी उस व्यक्ति में जिसको खून की कमी है। तो पहले टेस्ट करना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है टेस्ट कौन सा करें?
ये एनएटी वाला टेस्ट करें या एलिसा टेस्ट करें? क्योंकि एलिसा ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं देखता, एनएटी ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर टेस्ट को देखता है। वो इन्फेक्शन बताता है कि भाई इसके खून में ये सारी इन्फेक्शन है, तो ये खून देने लायक नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो वही बात हो रही है कि भाई ये लोगों का अधिकार है, ये लोगों का राइट है, फंडामेंटल पार्ट है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। क्या पार्ट है? सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये लोगों का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है कि भाई अगर बॉडी में ब्लड की कमी है तो ब्लड चाहिए, तो बिल्कुल सेफ ब्लड आना चाहिए। और ये काम हॉस्पिटल्स को इंश्योर करना होगा, डॉक्टर्स को इंश्योर करना होगा कि सेफली ये काम हो सके। तो इस आर्टिकल में वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया मोटा मोटा। अब चलते हैं थोड़े पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ में, प्रॉपर नोट्स के साथ में। तो प्रश्न आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है कि व्हाट इज द इशू। इशू क्या है? इशू आपके सामने प्रेजेंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये बहुत जल्दी इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और ये देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि वेदर एनएटी शुड बी कंपलसरी इन ब्लड बैंक्स फॉर सेफर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नॉट। यानी कि जितने भी ब्लड बैंक्स आपके एरिया में देखने को मिल जाते हैं, इंडिया में जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, वहाँ पर सेफ तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। एक सही और सुरक्षित ब्लड यहाँ पर लोगों को मिलना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इन सब ब्लड बैंक में ये वाला टेस्ट को कंपलसरी किया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को कंपलसरी किया जाएगा। ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो पिटिशनर यही कह रहा है कि भैया इस टेस्ट को प्रेफर किया जाए। लेकिन आज क्या होता है? आज एलिसा टेस्ट को अपनाकर खून को रख लिया जाता है और खून ट्रांसमिट कर दिया जाता है दूसरे व्यक्ति में। लेकिन एलिसा टेस्ट में प्रॉपर इन्फेक्शन की जांच नहीं हो पाती है, जो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो एग्जामिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है एनएटी को लेकर कि भाई यहां पर ये बताओ, ये न्यूक्लिक एसिड टेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? नहीं पता है? डोंट वरी, आइए मैं आपको यहां पर समझाता हूं इसके बारे में हर एक चीज़ें। फिर हम लोग इसके बाद नीचे एलिसा टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट की जब बात आती है तो ये हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक है। ठीक है, सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि इस टेक्निक के अंदर में सबसे मेन काम होता है जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करना, यानी ब्लड की जांच करना कि खून में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो एनएटी जो टेस्ट है ना, ये डायरेक्टली क्या करता है? वायरसेस की जांच करता है कि ब्लड में कोई वायरस तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए जो डीएनए और आरएनए है, इसको मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसको डिटेक्ट करता है एनएटी टेस्ट के अंदर में। तो एनएटी टेस्ट बहुत ज़्यादा पक्का है और इसमें तुरंत पता चल जाता है इन्फेक्शन कि भाई उस ब्लड में एचआईवी इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी तो नहीं है। और ये बात भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। ये जितने भी इन्फेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो एनएटी जो है ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, ये पुराने टेस्ट से कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया है और तुरंत इन्फेक्शन बता देता है कि भैया इस खून में ये इन्फेक्शन है, तो इसको देना मत, इसको ट्रांसमिट मत करना। जबकि जो आज के समय पर प्रेफर किया जाता है वो है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? तो ये है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर में, यानी बीमारियों को स्क्रीनिंग करने में। जैसे आप देख पा रहे थे ना कि एनएटी के अंदर में, एनएटी में वो डायरेक्टली वायरस को खोज रहा था, डायरेक्टली इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा था। एलिसा में ऐसा नहीं होता। एलिसा में ये वायरस को डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं करता, ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है बॉडी में अगर कोई भी वायरस आएगा तो बॉडी की एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाएंगी उस वायरस से लड़ने के लिए। तो उन एंटीबॉडीज को यहां पर जांचता है एलिसा टेस्ट। तो कई बार क्या होता है, जब वायरस बॉडी में बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, जब एंटीबॉडीज एक्टिव हुई हैं, तब का ये सिचुएशन बताएगा। और मान लो अर्ली स्टेज में जब वायरस कमजोर है, पता नहीं चल रहा, लेकिन ब्लड में वायरस है, तो एलिसा टेस्ट यहां पर फेल हो जाता है। तो डिबेट यही छिड़ रही है कि भाई जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें एलिसा टेस्ट हटाकर ये एनएटी वाला टेस्ट किया जाए, ये जरूरी है ताकि सेफ ब्लड यहां पर ट्रांसफ्यूज हो सके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। आई होप आपको एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की बैठक होती है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जयमाला बागची, विपुल एम पंचोली, ये सारे के सारे जजेस प्रेजेंट होते हैं। और कोर्ट ने यहां पर 3 प्रकार के जो प्रश्न है वो उठाए। कोर्ट कह रहा है क्या सभी राज्य आराम से अफोर्ड कर पाएंगे एनएटी टेस्ट को? अगर कर पाएंगे तो बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन उठाता है ये जो एनएटी टेस्ट है क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है एलिसा के कंपैरिजन में? और आज देश में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो एनएटी टेस्ट को अपना रहे हैं? तो पिटिशनर ने यहां पर ये फाइल किया है एफिडेविट विद डिटेल्स, और ये जो केस है इसको फर्दर हियरिंग के लिए अभी पोस्ट कर दिया गया है। तो इस पर एक बहुत बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पिटिशनर ने एक बात और बोल दी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ का यहां पर ये अधिकार है। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि एक अधिकार है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जो ब्लड ट्रांसमिट होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, एक व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है तो वो सेफ हो।
क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी क्रिएट कर सकता है। एक व्यक्ति जिसमें बीमारी नहीं थी, लेकिन एक गलती की वजह से उसको ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ गया जिसके ब्लड में वायरस थे, तो वो व्यक्ति जो नॉर्मल था उसके अंदर में नई प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई। ये चीजें रोकी जा सकती हैं, प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज हैं, तो उसको रोकना होगा, ये बात यहां पर बोली गई। और स्पेशल जो चिंता मैंने बताया ना आर्टिकल में, जो स्पेशल चिंता दिखाई गई है वो थैलासेमिया के पेशेंट्स को लेकर दिखाई गई है। थैलासेमिया क्या है? थैलासेमिया दोस्तों एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो खून संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो इनफ मात्रा में हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इसके लिए पेशेंट्स को बहुत जल्दी जल्दी बार बार खून की जरूरत पड़ती है, खून बॉडी में चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब खून, किसी खून में मान लो कोई HIV वायरस वगैरह या हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, तो ये ब्लड जब नॉर्मल व्यक्ति में जाएगा तो नॉर्मल व्यक्ति को भी ये समस्याएं हो सकती हैं। प्रॉब्लम यह है, तो वो जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया, क्योंकि रियल इंसिडेंट आप देखोगे, क्या कुछ ऐसा केस हुआ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से लोगों में बीमारियां पहुंची हैं? हाँ बिल्कुल, जो इस पूरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोट करा गया कि ऐसे केसेस आ रहे हैं, इसी वजह से इस पर्टिकुलर केस पर निगरानी बनाने की जरूरत है। अब ऐसे केस कैसे आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के सतना में देखने को मिला है, लगभग 6 बच्चों में HIV पॉजिटिव केस आया। क्यों? केवल कंटेमिनेटेड खून उनके अंदर में चढ़ा दिया गया था, इस वजह से। झारखंड से केस निकल कर आता है दोस्तों, झारखंड में भी आप देख पाओगे सीवियर थैलेसीमिया चिल्ड्रन इन्फेक्टेड पाए गए हैं विद HIV ड्यू टू कंटेमिनेटेड ब्लड, ये भी केस निकल कर आ रहे हैं। तो 2 जगह से यहां पर ढेर सारे केस आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर में एक अटेंशन देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल जोड़ दिया गया है जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से स्टेटमेंट देकर पूछ लेगा, आप सोचोगे यार ये क्या चीज़ पूछ ली है, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में फॉर्म में पूछा जाएगा? तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की तो बात करता है, जीने का अधिकार को दे देता है ना। इसमें राइट टू हेल्थ भी है, मेडिकल सेफ्टी भी है। तो क्या कोर्ट इसको एक्सपैंड कर सकते हैं आर्टिकल 21 के अंदर? मतलब यहां पर यह भी हो सकता है सेफ हेल्थ केयर। आर्टिकल 21 के अंदर में क्या कोर्ट्स इसमें एक और प्रोटेक्शन दे सकते हैं कि लोगों के पास में सेफ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो करवाने का अधिकार है? तो ये तो तभी पता चलेगा जब कोर्ट की नई हियरिंग होगी। तो याद रखिएगा इसमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बात करता है टी एक्सपोर्ट्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है, तो अच्छे से समझिएगा क्योंकि काम का बहुत है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो चाय की पत्ती हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ में किया जाता है, क्योंकि आज दुनिया में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस कौन कर रहा है? चाय पत्ती सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना। सेकेंड नंबर पर आते हैं हम भारतीय। तो जब प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो भारत का बहुत सारा जो एक्सपोर्ट है चाय की पत्ती का वो वेस्ट एशिया में ही होता है। वेस्ट एशिया जो आज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बन चुका है। तो आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड मेंशन किया गया है। 2024 का एक रिकॉर्ड, एक डिटेलिंग यहाँ पर बताई गई है कि 2024 में इंडिया ने वेस्ट एशिया में कोई ऐसा कंट्री जिसको सबसे ज़्यादा चाय बेची है तो वो इराक है। इराक ने हमसे सबसे ज़्यादा चाय पत्ती परचेज करी है। इराक के बाद UAE है, देन ईरान है, देन सऊदी अरेबिया है। प्रश्न बन सकता है कि बताओ वेस्ट एशिया का वो कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया ये चाय पत्ती एक्सपोर्ट करता है? तो पता होना चाहिए, वो यहाँ पर है इराक। उसके अलावा ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चले जा रहा है इससे भारत के एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है, क्योंकि भारत के जो टी एक्सपोर्ट हैं दोस्तों, ये टी एक्सपोर्ट में 45 से 50% भारत की चाय पत्ती वो इन्हीं वेस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ में जाती है, यानी इन्हीं इराक, UAE, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों में जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता रहेगा तो भारत के लिए समस्याएं बढ़ती रहेंगी। अब आप कहोगे इन कुछ देशों के अंदर में भारत का 45 से 50% चाय पत्ती जा रहा है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंट्रीज चाय पत्ती हमसे परचेज करती हैं और उसके बाद में ये ट्रांजिट कर देती हैं। यानी कि जैसे हमारी चाय पत्ती ये इन देशों में पहुंचती है और इन देशों के जरिए ही वो चाय पत्ती सीधा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी जाती है। तो याद रखिएगा, यानी कि ट्रांजिट हब्स के नाम पे आप इन वेस्ट एशिया को देख सकते हैं। हमारी चाय पत्ती पहले इन देश में जाएगी, फिर इन देशों से ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन इन देशों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा है। अब क्योंकि हम लोग टी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चाय की बात कर रहे हैं, तो चाय के बारे में 1-2 बेसिक फैक्ट्स हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो हम लगातार पढ़ते रहते हैं वैसे भी, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, चाइना इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना चाय पत्ती प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा टॉप 5 कंट्रीज़ की जब हम लोग बात करेंगे तो चाइना के अलावा दोस्तों आप देख पाओगे सेकंड नंबर पर अपना भारत है, देन कीनिया है, देन श्रीलंका, देन वियतनाम। ठीक है, और आज के समय पर जो हेडक्वार्टर है टी बोर्ड का, क्योंकि चाय की इंडस्ट्री को संभालने के लिए टी बोर्ड बना रखा है, तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? वेस्ट बंगाल के अंदर में प्रेजेंट है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। ये आपके सामने डिटेल है। चाय पत्ती की जब बात आती है तो दार्जिलिंग टी को भारत का पहला GI टैग से भी
एक ऑनर किया गया था, यानी कि भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को ही दिया गया था 2004 के अंदर में। फिर अगेन चाय पत्ती को लेकर कुछ और बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला जाता है कि दुनिया में जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली ड्रिंक है वो चाय है, ठीक है। फिर ये चाय पत्ती बनती कैसे है, ये जो चाय पत्ती है इसमें कौन सा प्लांट इस्तेमाल होता है, तो वो है कैमेला सिनेंसिस प्लांट। कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, चाय पीते हो तो पता होना चाहिए कि भाई ये कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट से ये चाय पत्ती बनती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये भी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। एक सेकेंड रुकना, समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप एक छोटा सा पोर्शन और याद रखिएगा, भारत के टॉप 3 स्टेट्स जहां पर सबसे ज़्यादा चाय का पत्ती का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें अपना असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन किया जाता है। दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है इसको कई बार शैंपेन ऑफ टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है उसकी वजह से। फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, और वेस्ट एशिया में आपको पता है इराक एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की पत्ती एक्सपोर्ट की जाती है। क्लियर हो गया, तो ये चाय के पत्ती के बारे में सारी की सारी जानकारी हो गई। नाउ लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस आपने इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के डिस्कशन से क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, बस आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। और मैं ये भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से पूरे सेशन को सुना है। क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बहुत छोटे छोटे इजी प्रश्न लगाए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन जो आपको न्यूज़ को याद रखने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डालो और आंसर लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कहता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है, विद रेफरेंस टू इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, यानी वही इंडिया कनाडा का यूरेनियम जो लिंक हमने पढ़ा। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है भारत सफिशिएंट लेवल पर, यानी इनफ मात्रा में यूरेनियम को प्रोड्यूस करता है अपने सालाना टारगेट को पूरा करने के लिए। दूसरा कहता है कनाडा जो है ये टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम में काउंट किया जाता है। तीसरा है इंडिया का मेन पर्पस है 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करना 2047 तक। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर तीनों में से कौन कौन से आंसर्स यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दो। तब तक आते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड रुकना। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बात करता है द दुरंद लाइन सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज, ये दुरंद लाइन कौन से 2 देशों को सेपरेट करता है, ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, या ताजिकिस्तान अफगानिस्तान। फटाफट इसका भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर और भी ज्यादा इजी है। प्रश्न है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, अभी डिस्कस किया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये स्टैचुअरी बॉडी है, क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। ज़रा लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर। फिर अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के बारे में, यानी एनएटी टेस्टिंग। जो ये न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग की जाती है, एनएटी टेस्टिंग होती है, ये प्राइमरीली किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ये आपने बताना है। तो ये क्या फिर जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस को ब्लड में डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ब्लड शुगर लेवल्स को डिटेक्ट करने के लिए एनएटी टेस्ट यूज़ होता है, या विटामिन डेफिशिएंसी के लिए, या फिर ब्लड प्रेशर की एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी अमंग वेस्ट एशियन नेशंस मेंशन्ड इन द आर्टिकल, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि भाई वेस्ट एशिया में वो कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा भारत की चाय के पत्ती इंपोर्ट करता है, खरीदता है हमसे। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, या फिर इराक। फटाफट इसका भी सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। आज के सेशन में इतना ही है, यही कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालाइज किया है विद प्रॉपर नोट्स, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और ये पीडीएफ आपको पता है कहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ज्वाइन कर लेना, वहीं पर ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और मैं आप लोगों से बस खाली रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा समय निकालकर दोस्त, हाँ बस थोड़ा सा समय निकालकर आप ये काम कर लो कि मॉर्निंग वाला वीडियो भी देख लो, क्योंकि मॉर्निंग वाला वीडियो अगर आपके पास में टाइम मिल पा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रहा हूँ मैं वहाँ पर भी, इसलिए आपसे कह रहा हूँ थोड़ा टाइम मिले तो उसको आराम से, चाहे स्पीड बढ़ा कर देख लो, लेकिन देख ज़रूर लो, समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि उसमें भी हम लोग करंट को बहुत सारे स्टैटिक के साथ में लिंक कर रहे हैं, नहीं बुक की नॉलेज भी हम लोग वहाँ पे कवर कर रहे हैं, बुक के चैप्टर्स का कवरेज भी हो रहा है। चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।